नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन को आयरन ब्रदर बताने वाले पाकिस्तान के मुल्लाओं ने अब उसके विरोधी मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान के लोग चाइना की पाक में बढ़ती दखलंदाजी से त्रस्त आकर उसके विस्तारवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोगों ने न सिर्फ चीन को लेकर जुलूस निकाला, बल्कि चीन के पाकिस्तान में बढ़ रहे हस्तक्षेप पर भी अपना आक्रोश प्रकट किया। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ यह आंदोलन सिंध प्रांत के 2 समुद्री द्वीपों को लेकर हो रहा है। पाकिस्तान ने इन द्वीपों को चीन को देने का मन बना लिया है। सिंध प्रांत के लोगों का आरोप है कि चीन चाइना पाक आर्थिक गलियारे के नाम पर पाकिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है, जबकि सरकार आंख मूंद कर सब कुछ लुटाने को तत्पर है। इन दोनों आइलैंड को चीन को सौंपे जाने का मुद्दा इतना गर्मा गया कि कई संगठनों और विरोधी दलों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी कीमत पर इन दोनों द्वीपों को चीन को नहीं बेचने देंगे। आपको बता दें कि 6 दिन पहले ही हमने यह खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी। तब इसे लोगों ने सामान्य बात समझी थी, मगर अब यह मुद्दा पाकिस्तान के साथ चीन के गले की भी फांस बन गया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कराची स्थित बुंदल और डांगी आइलैंड को इमरान सरकार ने चीन को सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान आइलैंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिए गए विधेयक पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इस विधेयक के बाद सिंध सरकार के अधिकार में आने वाले इन द्वीपों पर संघीय सरकार का अधिकार हो जाएगा। विधेयक के पारित होते ही सिंध और बलूचिस्तान में भूचाल आ गया है। सिंध प्रांत में सत्तासीन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे अवैध रूप से कब्जा करना बताया है। उधर जियो सिंधी थिंकर्स फोरम ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पाक सरकार और सेना के समर्थन के बावजूद गुलाम कश्मीर और बलूचिस्तान की जनता में व्यापक विरोध है। उनका मानना है कि यह सीधे तौर पर चीन का कब्जा है, लेकिन पाक सरकार इस मसले पर हो रहे विरोध को सख्ती से कुचलना चाहती है। मई महीने में ही कुछ संगठनों पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। चीन के सीपीईसी ने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर दिवालिया होने के मुहाने पर पहुंचा दिया है। चीन अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर $60 अरब का खर्च कर रहा है, जिसका ब्याज चुकाने की स्थिति पाकिस्तान की नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान को $6 अरब का कर्ज लेने के लिए आईएमएफ को अपना वित्त मंत्रालय सौंपना पड़ा है। आज पाकिस्तान के वित्त मंत्री के रूप में हफीज शेख आईएमएफ के ही प्यादे हैं। वे इस संस्था के लिए अपनी सेवाएं देते रहे हैं। चीन के भारी भरकम कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पाकिस्तान को इसी साल के अंत तक $20 करोड़ की व्यवस्था करनी है, मगर पाकिस्तान के पास उसे चुकाने तक की औकात नहीं है। इसकी एवज में पाकिस्तान अब अपने संसाधनों को लीज के बहाने चीन को सौंपता जा रहा है। गवादर पोर्ट और बासा डैम इसी कड़ी का हिस्सा है। गवादर पोर्ट तो पूरी तरह से चीन के कब्जे में आ चुका है। गिलगिट बाल्टिस्तान के बासा डैम के बाद चीन की नजर कराची के महत्वपूर्ण द्वीपों पर गड़ी है। इन द्वीपों के चीन के पास आने से उसका अरब सागर में सीधा रास्ता खुल जाएगा। साथ ही रणनीतिक तौर पर वह भारत पर बढ़त भी बना सकेगा। इमरान खान आंकड़े भिड़ा रहे हैं कि इन द्वीपों को चीन को बेचने से उसे 10,000 करोड़ का राजस्व हासिल होगा। इस रकम से वे चीन का ब्याज भी चुकता कर देंगे और पाकिस्तान की बिजली कंपनियों के 2,10,000 करोड़ रुपए की एवज में ऊंट के मुंह में जीरा भी रख देंगे। पर देश में उठते चीन के विरोध ने इमरान खान के सारे ख्वाब संकट में डाल दिए हैं। खासतौर से विपक्षी दलों की एकजुटता उनके ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। अब सीपैक विरोधी संगठनों के अलावा विपक्षी दल भी आइलैंड को मुद्दा बना रहे हैं। विरोधी नेताओं का आरोप है कि कब्जा करने के लिए लाया गया विधेयक चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षा को ही पूरा करेगा। इससे पाकिस्तान का कोई भी भला नहीं होने वाला है। यहाँ पर चीन की गतिविधियां पर्यावरण का संकट भी उत्पन्न करेगी। इस क्षेत्र में चीन के बड़े इरादे हैं और यह विधेयक उसकी योजना का एक हिस्सा भर है। पाकिस्तान के विशेषज्ञ भी इमरान खान के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि इन दोनों द्वीपों पर विकास की कोई गुंजाइश नहीं है, तो चीन आर्थिक विकास के नाम पर इन्हें क्यों लेना चाहता है। वैसे इन विशेषज्ञों की बातों में दम नजर आता है, क्योंकि जो चीन पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों के सर्दी में भाग खड़े होने के दावे कर रहा था, वे सब हवाबाजी साबित हुए हैं। मिली रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड शुरू भी नहीं हुई है और चीनी सेना को झटके लगने लगे हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सेना पीएलए को जनहानि का नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में 16 से ज्यादा चीनी सैनिकों को स्ट्रेचर पर निकलते हुए देखा गया है। यहाँ दिन के मुकाबले रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चीनी सैनिक इस ठंड को झेलने की स्थिति में नहीं है, जिससे यहाँ माओ घाट पहुंचने वालों की धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। पेंगोंग झील से सटी 15 से 16,000 फुट ऊंची चोटियों पर 5,000 चीनी सैनिक मौजूद हैं। इससे पहले चीन ने दावा किया था कि उसने ठंड से निपटने के लिए अत्याधुनिक बैरक बनाए हैं, जिसमें हमेशा तापमान गर्म रहेगा। साथ ही चीनी सैनिक इसमें स्नान भी कर सकेंगे। चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने भी दावा किया था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार अपने लद्दाख से सटे तिब्बत के नागरिक इलाके में भारी तोपें तैनात की है। यह तोपें शून्य से कम तापमान पर काम कर सकती है।
पर बावजूद इसके चीन के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। चीनी सैनिक -20 डिग्री वाली ठंड का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वह भी तब जबकि चीन गर्म पानी तक में स्नान कराने की बात कर रहा है। खास बात यह है कि इतनी भयानक सर्दी का सामना चीनी सैनिकों ने कभी नहीं किया है। यह पहली बार है जब चीन ने अपने सैनिकों को ऐसे हालात में तैनात करने का फैसला लिया है। पर लगता यूं है कि चीन की अपनी नीतियां उसके जवानों के लिए काल बनने वाली है, क्योंकि चीनी सेना यहां भारत से जंग लड़ने की बजाय प्रकृति से ही संघर्ष कर रही है, जिसमें अब जाकर उनकी ही जान पर बन आई है। भारतीय सेना ऐसे माहौल में बने रहने और जंग लड़ने वाली अनुभवी सेना है। वह चीनी सैनिकों से कम सुविधाओं में भी यहां सर्वाइव कर सकती है, इसलिए उनके सामने कोई खास चुनौती नहीं है। विशेषज्ञ इसी आधार पर चीन को आगाह कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में बिना युद्ध किए ही उसके हजारों सैनिक वावघाट पहुंच सकते हैं। पिछले हफ्ते से चीनी बैरकों से स्ट्रेचर पर निकलती बॉडी इसकी तस्दीक भी करती है, यानी पीएलए में मातम मचने का घंटा बज चुका है। यह घंटा पूरी सर्दी के सीजन में हर रोज बजता रहेगा, यानी भारत की जमीन कब्जाने के सपने देखने वाली चीन की अपनी ही जमीन पैरों तले से खिसक रही है। चीन को घुटनों पर लाने के लिए भारत ने 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर T-72 और T-90 टैंकों को तैनात किया है। यह चीन को तिब्बत के नागरी में तैनात तोपों को जवाब भी माना जा रहा है। ऐसे में अगर चीन किसी तरह की हिमाकत करता है तो भारतीय फौज उसकी हेकड़ी निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर चीन के सामने असली चुनौती तो नवंबर महीने से शुरू होने वाली है। इस दौरान यह सर्दी अपने पूरे स्वभाव पर हो जाएगी और टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे चला जाएगा। इतनी कड़ाके की ठंड में खुले वातावरण में सांस लेना भी आसान नहीं है। ऐसे में चीन अपने अनुभवी सैनिकों का ठंड से कैसे बचाव करेगा, यह देखने वाली बात होगी। इन हालातों में यह माओवार का भारतीय जवानों से टकरा सकेंगे, इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। उल्टे अब यहां इन्हीं के जान के लाले पड़ने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए सुकून की बात है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।